सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में आपके पास 11 चैप्टर्स और 14 केस स्टडीज स्टडी मटेरियल में दी हुई हैं। इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। टोटल 14 केस स्टडीज डिस्कस होगी। चैप्टर वाइज वीडियो हम लोग बना रहे हैं। वेलकम टू कॉमर्स जेनी, मेरा नाम है पीयूष जैन। आज हम लोग चैप्टर 1 की 2 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडीज के डिस्कशन से फायदा क्या होगा? देखिए, डिस्कशन से आपको पता चलेगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पहली बार केस स्टडीज फेस करेंगे, तो ऑडिट में केस स्टडी को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो प्लेलिस्ट में सारे केस स्टडीज हैं पूरे स्टडी मटेरियल की, आप जरूर चेक करें, जरूर देखें। पहली केस स्टडी पहले चैप्टर से। तो यहां पर हमें लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज और, जब आप केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं अपन, यहां पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप इस केस स्टडी के पहले चैप्टर समराइजली आपने पढ़ा हुआ है तो केस स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो केस स्टडी 1, रोहित, गुरप्रीत, अली एंड गुरेटी are friends since their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation exam just like you in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exams again just like you. All of them are avid news listener and regularly keep track of business news even on social media. तो भाई ये बिजनेस न्यूज पढ़ते हैं, सीए के बारे में, सीए क्या करता है उसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, केस स्टडी यहां से फ्रेम होना शुरू हो जाती है। नाउ सीए क्या करता है, सीए का स्कोप क्या है, ये सब चीजें इस केस स्टडी का पार्ट होने वाली हैं। ये चारों के इंट्रोडक्शन से लग रहा है। नाउ दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। सीए के लिए नया सब्जेक्ट है ये, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। रोहित, गुरप्रीत एंड अली हैव आल्सो स्टार्टेड अटेंडिंग लाइव कोचिंग क्लासेस बीइंग कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीआई। ये सीए इंस्टीट्यूट का बताने का तरीका है कि वो भी क्लासेस चलाते हैं ताकि हम जैसों की क्लासेस ना चल पाए। Goretti has not been able to join live coaching classes yet as she was away on a holiday with her parents. प्रैक्टिकली ऑडिट से या इस केस स्टडी से इस इंफॉर्मेशन का कोई खास लेना देना लग नहीं रहा है। However, she plans to catch it up with her friends very soon. Ali also joined the classes, but he has skipped some of the lectures. होता है नॉर्मली, लाइव क्लासेस की ये बड़ी मुसीबत है। तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिनके आप लेक्चर कभी भी देख सकते हैं। तो यहां मुझे पब्लिसिटी का मौका मिल गया इस केस स्टडी में। ड्यूरिंग वन इनफॉर्मल गेट टुगेदर दैट डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड न्यू सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब देखो, सीए के बच्चे ऐसे होते हैं, इंस्टीट्यूट सोचता है कि सीए इंटरमीडिएट के बच्चे जब आपस में गॉसिपिंग के लिए मिलते होंगे तो वो ऑडिटिंग डिस्कस करते होंगे। बट जैसा है वैसा है, आप भी जानते हैं, मैंने भी सीए किया है तो मैं भी जानता हूं कि ऐसा होता नहीं है। दे डिस्कस्ड मेनी थिंग्स रिगार्डिंग इट्स नेचर, स्कोप, बेनिफिट्स एंड अदर जनरल प्रैक्टिकल इश्यूज। तो ऑडिट के बेसिक्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। Goretti was regular in keeping track of audited result of companies being published in the leading newspaper. ये बहुत अच्छा काम है और ये काम आपको भी करना चाहिए। Her view was that audited financial statement of companies give 100% guarantee to different stakeholders. बेटा यहां आकर क्लास नहीं लेने का नतीजा सामने आ जाता है। क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% गारंटी प्रोवाइड करते हैं? नहीं सर, गारंटी नहीं होती। क्या होती है? रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल अश्योरेंस, बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इट इज द मेन रीजन बिहाइंड सो मच रिलायंस अपॉन ऑडिटिंग। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुधारना पड़ेगा। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रॉन्ग डूइंग्स इन फाइनेंशियल मैटर्स आर बीइंग डिस्कवर्ड आफ्टर मेनी इयर्स हैव गॉन बाय। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, कुछ पकड़ में नहीं आया, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद गलतियां पकड़ में आई। तो इसके लिए हमने आपने तो पढ़ा हुआ है, देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। तो वो उसकी वजह से कुछ गलतियां कभी कभी छूट जाती है, चांसेस कम है लेकिन छूट जाती है। अली ऑल्सो कॉन्कर्ड विथ हर व्यू एंड एडेड दैट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड, each and every transaction appearing in the books of accounts is verified. ओहो, इनहेरेंट लिमिटेशन इन्होंने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि उन्हीं इनहेरेंट लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन है सैंपलिंग। ऑडिटर ऑडिट सैंपलिंग के थ्रू करता है और इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन चेक नहीं होने की वजह से कुछ गलतियां छूट सकती है। तो ये इस व्यू में है अली कि भाई सारे ट्रांजैक्शन चेक होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाई होते हैं। ऐसा नहीं होता है।
गुरप्रीत was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. गुरप्रीत ने क्लासेस ली थी, देखो. He was also of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of the company. बिल्कुल बेटा. तो ये गुरप्रीत ने सारी चीजें सही सही पढ़ी हैं अपनी ऑडिट की क्लास में. Not to be left behind, Rohit also jumped in the fray. He supported Gurpreet and also added something of his own. तो रोहित ने भी कुछ बोला, कुछ ऐड किया, लेकिन पता नहीं क्या ऐड किया. केस स्टडी इन्होंने यहां पर कंप्लीट कर ली. तो ये केस स्टडी बेसिकली ऑडिट के बेसिक से रिलेटेड है. तो अगर ऑडिट के आपने फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं अपनी क्लासेस के, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर हो गए. देखते हैं बेटा ये क्या चाहते हैं हमसे. Now, Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of the company. What kind of assurance does audit of financial statement provide? बताएं बेटा, ऑडिट होती है तो किस तरह के अश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ये होता है रीजनेबल अश्योरेंस, विच इज वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. अब इन्होंने बोला है सभी में रीजनेबल अश्योरेंस है, लेकिन मॉडरेट लेवल है, लो लेवल है, हाई लेवल है या एब्सोल्यूट लेवल है. हमने कहा नहीं जी, एब्सोल्यूट तो नहीं होता, हाई लेवल होता है. तो इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे. अगर ये केस स्टडी नहीं भी पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व हो जाता. आगे लिखा है रोहित एडेड दैट ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉई, force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी में गया. क्या कंपनी के एम्प्लॉइज पर इंफॉर्मेशन देने का दबाव बनाया जा सकता है? क्या उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? हमने कहा नहीं, हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं होती है. लीगल पावर होती है कोर्ट के पास. कोर्ट समन भेज सकता है, किसी को अटेंडेंस के लिए कंपेल कर सकता है, नहीं तो गिरफ्तार करवा सकता है. कोर्ट किसी से कोई इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, फोर्स कर सकता है. ऑडिटर के पास ये फोर्स करने की पावर नहीं होती, लीगल पावर नहीं होती. ऑडिटर क्या कर सकता है सर? ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है. ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है एम्प्लॉइज को कि भाई मुझे ऑडिट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप प्लीज ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दीजिए. एम्प्लॉय अगर मना कर दे तो ठीक है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए मैं अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकता. ये अकाउंट्स ऐसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट. कई बार एडवर्ड्स भी हो सकती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो. ठीक है ना, मिसिंग इंफॉर्मेशन के केस में डिस्क्लेमर हो सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है. तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते. तो रोहित ने क्या बोला कि वो एम्प्लॉय को ऑडिटर फोर्स कर सकता है. तो लिखा है यस ही कैन डू सो. बिल्कुल गलत बात हो गई. यस ही कैन डू सो पहला वर्ड पढ़ते ही हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों गलत है. नो ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय हिम. तो ये अपेरेंटली सही लग रहा है. लास्ट पढ़ लेते हैं. नो ही कैन नॉट डू सो, ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. भाई ये बात गलत हो गई. इसको डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत तो है, इसके पास ये राइट है, ये पावर है. ये कंपनीज एक्ट में भी बोला हुआ है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बोला हुआ है कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन की जरूरत है. ऑडिटर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो ऑडिट करेगा, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता. ये फोर्स वर्ड गलत हो गया. देखिए बोलते हैं ना, जब हमको ऑडिट में टेक्निकल वर्ड लिखने पड़ते हैं, टेक्निकल वर्ड यही है. टेक्निकल वर्ड कोई ऐसे वर्ड नहीं होते जो कोई मतलब नहीं समझता. सही वर्ड को सही जगह पर काम लेना. ऑडिटर डिमांड कर सकता है इंफॉर्मेशन, ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन, बट ऑडिटर फोर्स नहीं कर सकता. तो अपेरेंटली उसका राइट तो है, लेकिन वो रिक्वेस्ट से वो राइट पूरा कर सकता है. आगे लिखा है अली हैड लिसन टू वन ऑफ हिज क्लासेस दैट ऑडिट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी. एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, ये पूरा एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स आप जरूर जाके पढ़ें. क्या बिजनेस से रिलेटेड, एंटिटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट में कवर होते हैं? हमने कहा नहीं, सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं होते. ऑडिट में कवर होने वाले एस्पेक्ट्स लिमिटेड हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं.
तो इन्होंने ऐसा सुना था कि भाई ऑडिट में एंटिटी के सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं, एंड कंक्लूडेड दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी इज वेरीफाइड। हमने कहा ईच एंड एवरी वाली बात अपन पहले भी कर चुके हैं इसी केस स्टडी पढ़ते वक्त। Goretti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that beside this, इसके अलावा, it is also meant that audit should be so organized to cover all areas of an entity. अब जो नॉन फाइनेंशियल एरियाज हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड एरियाज हैं, वो ऑडिट में कवर नहीं होते। ऑडिटर कभी नहीं बोलता कि आप अपना ऑफिस 10 बजे क्यों खोलते हैं, 8 बजे क्यों नहीं खोलते, या आपने ये प्रोडक्ट क्यों शुरू कर दिया बनाना, इस प्रोडक्ट में तो ज्यादा प्रॉफिट है नहीं, ये ऑडिटर का काम नहीं। मैनेजमेंट के डिसीजंस लेना ये ऑडिटर का काम नहीं होता है। एंटिटी के बिजनेस के सभी एस्पेक्ट, सभी एरियाज ऑडिट में कवर नहीं होते, केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एरियाज कवर होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? बताएं बेटा कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट लग रहा है? ओनली व्यू ऑफ अली इज करेक्ट। हमने कहा नहीं जी, अली की बात में एक गलती है, सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं होते। ओनली व्यू ऑफ गोरेटी इज करेक्ट। हमने कहा नहीं जी, गोरेटी की बात में भी गलती है, सारे एरियाज कवर नहीं होते। इसका मतलब है दोनों की बातें इनकरेक्ट है, और इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कोप ऑफ ऑडिट ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एरियाज और एस्पेक्ट ऐसे हैं जो स्कोप में कवर नहीं होते हैं। फोर्थ, all of them also discussed about benefits of auditing. ओहो, ऑडिटिंग के फायदे क्या हैं? Which of the following is not a likely benefit of auditing? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चंस हैं। हर एक ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये पहचानना पड़ता है। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ऑडिट का बेनिफिट नहीं है, यानी इनमें से 3 ऑडिट के बेनिफिट है, एक नहीं है। देखते हैं। सिंस ऑडिटिंग इज कंसर्न टू फ्यूचर इवेंट्स, ओहो यही सत्यानाश हो गया। ऑडिटिंग होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हिस्टोरिकल यानी जो टाइम पीरियड निकल चुका है, उस टाइम पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन चुके हैं उनकी ऑडिट होती है। फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग को हम ऑडिट नहीं बोलते हैं। तो ये पहली चीज जो हो गई, क्योंकि ये बोल रहे हैं ऑडिट इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रिलाइड अपॉन बाय यूजर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ने जरूरी हैं। एरर्स और फ्रॉड मे बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिट। बिल्कुल बेटा, हम गारंटी नहीं लेते। अगर यहीं पर वर्ड लिखा हुआ होता एरर्स और फ्रॉड विल बी डिस्कवर्ड, तो आंसर में फर्क आ जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे फ्रॉड्स एंड एरर्स पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते, हो सकता है एक आध छूट जाए। ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस है, बट ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स मे बी डिस्कवर्ड, तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट सही हो गया। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पस। बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी ऑडिटेड अकाउंट्स यूज करते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे कि यूजर्स केवल शेयर होल्डर नहीं होता, गवर्नमेंट भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसीज इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिल्कुल बेटा, ऑडिट होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन हो रही है, क्या रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, ये ऑडिटर चेक करता है। आगे के चैप्टर्स में कंपनीज एक्ट में बल्कि ये जिम्मेदारी है ऑडिटर की कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो गया? सर जिस पे आपने गलत निशान लगाया है वही सही आंसर है। बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मली 5 क्वेश्चन है, हालांकि आपके अब एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड हैं वो हर केस स्टडी के 5 पार्ट हो, जरूरी नहीं है। 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, इस तरह की 3 केस स्टडीज मॉक टेस्ट पेपर से समझ में आई है। तो अगर उसी को बेस माने तो 3 केस स्टडीज आने वाली हैं, एक में 5 क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे और एक में 3 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गोरेटी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड रेड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट हाउ अ कंपनी had misled its auditor by producing some fabricated documents. ओहो, कंपनी के लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ऑडिटर को दे दिए। Which of the following statement seems to be appropriate in this regard? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये पूछते हैं ना कौन सा क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है।
इन ट्रिकी क्वेश्चंस को बेटा थोड़ा टाइम लगाओ। हर एक एमसीक्यू का पार्ट 2 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स का मतलब है करीब करीब 3 मिनट 3.5 मिनट आपको इस क्वेश्चन पर लगा सकते हैं आप लोग। देखिए इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट ने, एम्प्लॉइज ने ऑडिटर को फैब्रिकेटेड फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। हमने कहा बिल्कुल बेचारे, फर्जी डॉक्यूमेंट पे भरोसा करना तो ठीक नहीं है। ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट एज द सेम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। ओहो, क्या एक ऑडिटर ये गारंटी ले सकता है कि मैं फर्जी डॉक्यूमेंट पहचान लूंगा? हमने कहा कोशिश कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं ले सकते। ये लिखता है ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट दीज वर द फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। हमने कहा ये बात तो ठीक नहीं है, ये चीज तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रही सेंटेंस में। आगे देखते हैं। Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated document, he cannot do anything in this matter. क्या वो कुछ नहीं कर सकता? हमने कहा नहीं जी, पता लगा सकता है। नहीं, हर समय पता लगा पाए जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। तो he cannot do anything in this matter, ये कहना भी गलत हो जाएगा। He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. हमने कहा नहीं जी, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। थर्ड लिखा है ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल। बिल्कुल बेटा, और इस चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर को एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ गड़बड़े हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, और उसके लिए उसका ऑडिट प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। नहीं तो वो प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई करे, ये बात ठीक है। बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल बेटा, कौन सा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कौन सा नहीं है, इस मामले के हम एक्सपर्ट नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं ऑडिट में, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमको हमारे कोर्स में सिखाते नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट कभी कभी हमको धोखा भी दे देता है। Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately। जानबूझ करके मैनेजमेंट ने फर्जी डॉक्यूमेंट का भरोसा दिला दिया। अब ये हो सकता है बिल्कुल, तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन अगर सही आंसर पहचान में आ गया तो भी ऑप्शन सारे पढ़ें। मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज possessed by him। बेटा ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट ऑडिटर को धोखा ना दे पाए ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट में भी कोई एक्सपर्ट बैठा हो, मैनेजमेंट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो बेईमान हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट में इसको कोई धोखा नहीं दे सकता। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूर थोड़ा ढंग से पढ़ लें। आई होप ये केस स्टडी समझ में आई होगी। एक और केस स्टडी है इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में हम वो केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। कहाँ चली गई वो केस स्टडी? ये आपके स्टडी मटेरियल ही है, और स्टडी मटेरियल से ही ये रही केस स्टडी नंबर 2। नाउ दिस केस स्टडी सेज, Me and You Private Limited has been newly incorporated. The plant of the company has recently started production with the help of funds provided by a bank for purchase and installation of machinery. तो अभी अभी काम शुरू हुआ है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, अभी इन्होंने प्लांट लगाया और प्रोडक्शन शुरू ही हुआ है। Further, the company is also utilizing working capital credit facility from the same bank for meeting its day-to-day working capital requirement, like for purchase of raw material, labor payment, etc. However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. तो नई नई कंपनी थी, वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत होती है शायद अंदाजा नहीं लगा पाए, तो जो वर्किंग कैपिटल लोन था बैंक से वो कम पड़ गया, वर्किंग कैपिटल कम पड़ गई। The management of the company has approached its bank and requested for enhancement of working capital credit facility. The bank manager is insisting upon financial statement of the company for half year, along with report providing assurance in this respect duly signed by chartered accountant. तो ये रिपोर्ट मांग रहे हैं भाई बैंक वाले तो। As audit is far away, because 6 महीने हुए हैं, साल खत्म नहीं हुआ, तो ऑडिट तो अभी बाद में होगी। तो बोले ठीक है, जितने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी पर हमारे आप साइन करवा लाए। It is also required, it also required projected financial statement for coming years, along with report from CA providing assurance regarding these projections to consider request of management. ओहो सर, अभी पहली केस स्टडी में आपने बोला कि ऑडिट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है,
सर ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अश्योरेंस मांग रहे हैं। बिल्कुल बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो केवल ऑडिट ही थोड़ी करता है। टेक्निकली जब वो कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करता है या ऑडिट की तरह का कुछ काम करता है तो उसको टेक्निकली ऑडिट नहीं बोलती, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये एंगेजमेंट टोटल मिलाकर 4 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं ऑडिट, जो होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग केवल ऑडिट पर अप्लाई होते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिव्यू, ये भी होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें रीजनेबल अश्योरेंस की बजाय अश्योरेंस थोड़ी कम होती है, मॉडरेट अश्योरेंस होती है। इसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तीसरा होता है अदर अश्योरेंस। अदर अश्योरेंस होता है जहां पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अदर अश्योरेंस। तो यहां पर जो केस आ रहा है वो है अदर अश्योरेंस का। और एक होता है रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम भी कर सकते हैं। तो ये भी इनके भी स्टैंडर्ड अलग से बने हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स फॉर अश्योरेंस सर्विसेज, नो स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू ऑफ अकाउंट्स। ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अलग अलग सेट हैं स्टैंडर्ड्स के, और ये अलग अलग सेट में हमारा जो काम यहां पर है वो किससे रिलेटेड लग रहा है? वो लग रहा है रिलेटेड सर्विसेज, अगर अकाउंट्स को कंपाइल करने का काम है तो। और अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अश्योरेंस देना है तो वो अदर अश्योरेंस है। ठीक है ना? तो ये अदर अश्योरेंस यहां पर ऑडिटर से मांगा है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने बनानी है। द मैनेजमेंट अप्रोचेस CAP who has qualified recently and started practicing. Reports providing assurance for half-yearly results and projected financial statement are sought from CAP. The management provides necessary information and records to him in this regard. तो भाई हमने प्रोवाइड कर दिए और CA अपना काम कर रहा है, वो पिछले 6 महीने के अकाउंट्स देख भी रहा है और आगे के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख रहा है। Assume in the above case the company only provides trial balance, financial statement in draft or preliminary form along with accompanying record for the relevant half year to CAP, and request him to provide duly signed financial statement with a report for mutually agreed professional fees. तो किसी फीस के बदले में उनसे बोला कि भाई 6 महीने के ये अकाउंट्स हैं, ये आप कंपाइल करके दे दीजिए और रिपोर्ट बना दीजिए जो 6 महीने के बने हुए अकाउंट्स हैं। तो हमारे पास इसके बेसिस पर कि एंगेजमेंट कितने तरह के होते हैं, उसके बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज एंगेज CAP टू इश्यू है ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर as referred to in the last para of the case study. Which of the following standard, if any, issued by ICAI relevant for CAP? अब वो पूछ रहे हैं कि भाई लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है। लास्ट पैराग्राफ में आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो बताइए कौन से स्टैंडर्ड्स, रादर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, हमको रिक्वेस्ट क्या किया कि भाई 6 महीने के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंप्लीट करके देना है। तो ये तो कंपाइलेशन का काम है, ये क्या काम है? रिलेटेड सर्विसेज का। तो बताइए बेटा इसमें से कौन सा ठीक होगा? क्या ये रिव्यू है, स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू एंगेजमेंट? नहीं सर। क्या ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है? नहीं सर। क्या ये SRS है? बिल्कुल बेटा ये SRS है। ठीक है ना? तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अगेन इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े आंसर्स इन गिवन केस सिचुएशन। बताएं बेटा कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? CAP can assist management in preparation of financial statement of the company, however issue of a report in such cases outside the scope of work. नहीं बेटा, ऑडिटर जब कोई भी एंगेजमेंट करता है तो उसकी रिपोर्ट देता है, तो बिल्कुल वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम कर सकता है, रिलेटेड सर्विसेज का पार्ट है, उसको ऑडिट नहीं बोलेंगे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करना तो अलाउड ही है। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue an audit report. सर इसको ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलेंगे जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में काम कर रहे हैं,
तो उसको ऑडिट नहीं बोला जाता। ऑडिट तो एग्जामिनेशन है, चेकिंग है, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोला जाता। तो ये भी ठीक नहीं है। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue a compilation report in this regard। हमने कहा ये ठीक लग रहा है, कंपाइलेशन रिपोर्ट वो दे देगा, कंपाइल करेगा, प्रिपेयर करेगा तो कंपाइलेशन की रिपोर्ट दे देगा। आगे लिखा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, CAP कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट। ये भी बात गलत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने का काम कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि अकाउंट्स प्रिपेयर करने को एक तो हम ऑडिट नहीं बोलते, इस काम को ऑडिट नहीं बोलते, ये ऑडिट के अलावा वाला काम है। और दूसरा, अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ये कहता है कि आप उसकी ऑडिट ना करें। लेकिन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी प्रैक्टिशनर को क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने में मदद करना अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, इन द अबाउ सेट सिनेरियो फॉर इशुएंस ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयर बाय CAP as discussed in last pair of case study, identify the most appropriate statement। तो वो जो 6 महीने के अकाउंट्स कंपाइल करके दे रहा है उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा? अब इन्होंने बात की SQC1 में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप चाहे ऑडिट कर रहे हो, आप चाहे रिव्यू कर रहे हो, आप चाहे अदर अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यानी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनमें से किसी काम के लिए एंगेज किया है, जिसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं, तो उस एंगेजमेंट में SQC1 अप्लाई होगा ही होगा। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल का है, वो क्वालिटी ऑडिट में भी मेंटेन होनी चाहिए, रिव्यू में भी, अश्योरेंस में भी और रिलेटेड सर्विसेज में भी। तो यहां पर जहां पर बोलें कि SQC1 एप्लीकेबल है, वही ऑप्शन सबसे सही है। Now, the banker of company has also requested for projected financial statement। अब बैंक ने क्या बोला है? एक तो जो 6 महीने हो गए उसके अकाउंट्स बनाकर दो। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो काम कर दिया, इसको बोला कंपाइलेशन। फिर उनको बैंक ने बोला कि आगे के टाइम के, फ्यूचर के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए for coming years along with a report from a chartered accountant regarding these projection to consider request from management। Which of the following standard issued by ICAI relevant for P in such a situation? तो जब आप फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अश्योरेंस दे रहे हैं तो वो रिलेटेड सर्विसेज नहीं है, वो अदर अश्योरेंस है। तो कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे? सर ये अश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई होंगे, है? ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन है तो अश्योरेंस। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम होता तो ये होता रिलेटेड सर्विसेज, लेकिन यहां पर क्या है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अश्योरेंस देनी है, वो सही है कि नहीं है ये बताना है, तो इसको हम बोलेंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, सपोज P also accepts work of issuing projected financial statement with a report to be signed by him। The management had projected turnover of rupees 100 crore for next year, 150 crore and 200 crore for following years respectively, as compared to present turnover of 25 crore in the current half year। ओहो, करंट ईयर में टर्नओवर है 25 करोड़, नेक्स्ट ईयर 100, उसके बाद 150 एंड उसके बाद 200 करोड़। ये टर्नओवर मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया है, ऑडिटर को बोला है भाई बताइए इसके बारे में रिपोर्ट। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो ऑडिटर नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर अपनी अश्योरेंस देना अलाउड ही नहीं। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये 150 करोड़ टर्नओवर होगा, इस बात की मेरी अश्योरेंस है, ये बात बोली नहीं जा सकती, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलाउड नहीं है कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो अश्योरेंस प्रोवाइड करे। हैं सर, अभी तो आपने बोला था कि वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, अब आप बोल रहे हैं कि वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। बेटा दोनों में फर्क है, वो समझना। ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछता है
कि नेक्स्ट ईयर में आपका 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो मैनेजमेंट बताता है देखो जी, हमारी अजम्पशंस हैं कि हमारा पास्ट में टर्नओवर 25 करोड़ है, हमारा ग्रोथ रेट इतना है, मार्केट इतना बड़ा है, हमारा प्रोडक्ट, इस तरह की कुछ अजम्पशंस होती हैं, हमारा प्रोडक्ट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। जिन अजम्पशंस के बेसिस पर हम आगे के सालों के प्रोजेक्शन करते हैं एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इन अजम्पशंस की अश्योरेंस लेते हैं कि ये अजम्पशंस हमें रीजनेबल लग रही हैं, और ये अजम्पशंस रीजनेबल हैं, इस वजह से हमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं। हम ये अश्योरेंस नहीं देते कि भविष्य में क्या होगा, हम ये अश्योरेंस देते हैं कि जिस बेसिस पर, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, मैं ये एग्जांपल रेगुलर क्लास में हमेशा लेता हूं, एक डॉक्टर होता है, वो किसी पेशेंट की एक मेडिकल रिपोर्ट देखता है कि भाई आपके सब चीजें ठीक है, तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलता है कि आप 100 साल जिएंगे, वो बोलता है कि इस रिपोर्ट को देखकर लग नहीं रहा कि आपकी जान को खतरा है। अब वही पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर निकले और ट्रक से टक्कर हो जाए तो लोग डॉक्टर के पास आ जाएं, बोले आपने तो कहा था पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसकी तो डेथ हो गई। डॉक्टर, भाई आगे क्या होगा इसकी एश्योरेंस डॉक्टर नहीं ले सकता। ऐसे ही बिजनेस के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एश्योरेंस नहीं ले सकता। वो ये बोलता है कि आपने जो अजम्पशंस लिए हैं, ये रिपोर्ट मैंने चेक की है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिससे लगे कि ये डेटा जो आप बता रहे हैं ये असंभव हो। तो ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, रादर ऑडिटर नहीं बोलना चाहिए, ऑडिटर इज इनकरेक्ट वर्ड इस सिचुएशन में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अजम्पशंस की अश्योरेंस लेता है, इसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट ऑडिटर को लगता है हाँ ये ठीक हो सकते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of projected data। हमने कहा बिल्कुल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, लेकिन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अश्योरेंस नहीं होता है। CAP has to satisfy himself regarding reasonableness of assumptions underlying projected turnover and its consistency with actual। तो बिल्कुल assumptions की reasonableness ये भी एक काम है जो ऑडिटर को चेक करना है। ये ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं बाकी के दो, हो सकता है इससे भी ज्यादा ठीक कोई हो। आगे लिखा है CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of data along with proper presentation to the banker। हमने कहा फिर arithmetical accuracy की जो बात है उससे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अश्योरेंस नहीं होता है। फिर लिखा है CAP has to satisfy himself regarding reasonableness of assumption underlying projected turnover, its consistency with actuals, disclosures and presentation। ओह, तो जब भी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कोई अश्योरेंस होती है तो हमको ये तीनों चीजें चेक करनी पड़ती है, तीनों चीजों के बारे में एक अश्योरेंस होता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट तो था लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं था, और यही बात मैं बोल रहा हूं कि जब मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लिखा हुआ हो तो ऑप्शन सारे पढ़ें। पहला ऑप्शन पढ़कर जिसने टिक लगा दिया, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, माय मिस्टेक, सेकंड ऑप्शन पढ़कर जिसने टिक लगा दिया कि ये सेकंड ऑप्शन तो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, करेक्ट है बट इनकम्प्लीट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तब होता जब ये फोर्थ स्टेटमेंट दे ही नहीं रखा होता, लेकिन फोर्थ दे रखा है तो टू की बजाय बी की बजाय ये डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के वीडियो हैं केस स्टडीज के, गो थ्रू द प्लेलिस्ट, 14 के 14 केस स्टडीज आप करें। ये पूरी सीरीज हम केस स्टडीज स्टडी मटेरियल के लिए बना रहे हैं, आप बिल्कुल इसका फायदा मिले तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।